हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं केम आइडिया। आज हम केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यू देखेंगे। इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, 3 वीडियो इस पर 15-15 क्वेश्चन का सीरीज करके। ये मेरा चौथा वीडियो है धातु और अधातु से, और 41 नंबर का क्वेश्चन शुरू होने वाला है कुछ इस प्रकार से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है। आपको बताना है जो आयनिक यौगिक होते हैं, जैसे मैं आपको आयनिक यौगिक बताता हूँ, जैसे NaCl हो गया, ठीक है, MgCl2 हो गया, CaCl2 हो गया। तो इन सभी के ये आयनिक यौगिक हैं। तो इन आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भाई इन आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं ना, बहुत ऊंचे होते हैं। क्या होते हैं? उच्च होते हैं। तो आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं। तो भाई भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को हम क्या कहते हैं भाई? तो उनको हम कहते हैं खनिज। क्या कहते हैं? खनिज। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिकों को हम क्या कहते हैं भाई? खनिज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे खनिज जिनका निकालना लाभकारी और कम समय में होता है उसे क्या कहते हैं। मतलब कुछ ऐसे खनिज होते हैं जिनको हम कम समय में और कम लागत में, कम समय प्लस कम लागत, समय भी कम और लागत भी कम, ये समय है, समय भी कम लगा और लागत भी कम लगा, और हमको जो निष्कर्ष निकल रहा है, खनिज जो निकल रहा है लाभकारी है, ये हमारे लिए क्या है? लाभकारी है। लाभकारी है। तो इसको हम क्या कहेंगे भाई? तो इसको हम बोलते हैं जनरली क्या? इसको हम बोलते हैं भाई एक मिनट दोस्तों, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। खनिज, मिट्टी का तेल, मिट्टी और सभी। तो भाई जिनका निष्कर्षण कम समय, ऐसे खनिज जिनका निष्कर्षण कम समय में और कम लागत में और अधिक लाभकारी होता है, उसको हम जनरली क्या बोलते हैं भाई? तो उसको हम बोलते हैं मेरे दोस्त, तो भाई उसको हम बोलते हैं अयस्क। क्या कहते हैं भाई? अयस्क कहते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन जो होना चाहिए था अयस्क का होना चाहिए था, पर इसमें है नहीं। तो आप ये याद रखिए कि जो अयस्क हैं उनको हम, जैसे किसी खनिज से किसी को हम कम लागत और कम समय में निकाल रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं भाई? तो उसको हम कहते हैं अयस्क। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातु। स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली कौन सी धातु आपको बताना है। एक होती है मुक्त अवस्था, एक होती है स्वतंत्र अवस्था। स्वतंत्र अवस्था का मतलब होता है अकेले। देखो भाई, सक्रियता श्रेणी में ऊपर की जो धातुएं होती हैं, जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, Mg हो गया, जितनी भी ऊपर धातुएं हैं वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती हैं, और जैसे जैसे नीचे आते हैं उनकी क्रियाशीलता जो होती है क्या होती है? घटती जाती है। तो जो कॉपर हो गया, ठीक है, Ag हो गया, Au हो गया, ये सब जो हैं कम क्रियाशील हैं। ठीक है, बहुत कम क्रियाशील है। तो ये जो होती हैं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। कुछ ये सब जो हैं, जैसे प्लेटिनम हो गया, ये सभी जो हैं स्वतंत्र अवस्था में क्या होती हैं? पाई जाती हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, ई। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में बताना है कि संयुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है। संयुक्त अवस्था का मतलब है उसमें 2 या 2 से अधिक मिक्सचर होगा ना। संयुक्त अवस्था मतलब अकेला नहीं होगा, उसमें किसी और चीज़ की मिली भगत होगी। तो आपको बताना है संयुक्त अवस्था में, मैंने भी बताया जितनी भी क्रियाशील धातु हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया और कैल्शियम हो गया, ये सभी अत्यंत क्रियाशील है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील हैं ना। तो ये जो होती हैं हमेशा किस रूप में पाई जाती है? संयुक्त रूप में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी से खनिज अयस्क में जब निकाला जाता है, पृथ्वी से खनिज और अयस्क को, तो उसमें रेत, मिट्टी आदि जैसी अशुद्धियाँ होती हैं। इन अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं? तो इन अशुद्धियों को भाई हम कहते हैं
इन अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं आपको बताना है। जब हम पृथ्वी के अंदर से किसी खनिज को निकालते हैं, खनिज अयस्क को निकालते हैं, तो उसमें रेत, मिट्टी आदि अशुद्धियाँ होती हैं। इन अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो मेरे भाई, जब भी किसी सल्फाइड अयस्क की जो अशुद्धियाँ होती हैं, जिसमें भी सल्फाइड अयस्क की अशुद्धियाँ होती हैं ना, जिसमें भी सल्फाइड अयस्क की अशुद्धि होती है, उसको हम किस विधि द्वारा निष्कासित करते हैं उसमें से अशुद्धि को। तो उसमें हम भर्जन विधि का उपयोग करते हैं। किस विधि का, भर्जन विधि का मेरे दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित से अधिक ताप पर गर्म करने से ऑक्साइड जो होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो भाई, ऐसा कोई भी मेटल जिसमें कार्बोनेट CO3 ये कार्बोनेट आयन है, अगर किसी में कार्बोनेट की अशुद्धि होती है तो इसको देखो, अभी सल्फाइड अयस्क की अशुद्धि थी, तो सल्फाइड अयस्क की अशुद्धि को हमने किससे दूर किया था। सल्फाइड अयस्क की अशुद्धि को हमने भर्जन विधि द्वारा दूर किया था। किस विधि द्वारा, भर्जन द्वारा। तो अब जब किसी मेटल के अंदर कार्बोनेट की अशुद्धि होगी तो उससे किससे दूर करेंगे, निस्तापन द्वारा। कौन सी विधि द्वारा, निस्तापन विधि द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि थर्मिक अभिक्रिया का सही रूप है। कौन सा थर्मिक अभिक्रिया है, आपको ये बताना है मेरे दोस्त। आपको बताना है कि कौन सा थर्मिक अभिक्रिया है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, थर्मिक अभिक्रिया जो होता है वो क्या होता है मेरे भाई, किसी जो आयरन है, आयरन के साथ एल्युमिनियम का जो रिएक्शन है वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, थर्मिक अभिक्रिया कहलाती है। तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत अपघट्य द्वारा परिष्करण शुद्धिकरण। आपको बताना है कि विद्युत अपघट्य विधि द्वारा किसका शुद्धिकरण किया जाता है। तो मेरे भाई, आपको बताना है इसमें कि विद्युत अपघटनी विधि द्वारा किसका शुद्धिकरण किया जाता है। तो मेरे भाई, विद्युत अपघटनी विधि द्वारा हम कॉपर, जिंक, टीन, निकिल, Ag, Au, इन सभी का शुद्धिकरण करते हैं। क्या करते हैं, सभी का शुद्धिकरण करते हैं, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है मेरे दोस्त, ये विद्युत अपघटनी विधि द्वारा हम सभी का शुद्धिकरण करते हैं। और मैं आपको बता दूं, विद्युत अपघटनी विधि में जिसमें अशुद्धियाँ होती हैं उसको हम एनोड पे रखते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन हो सकता है मिल जाए, तो आप प्रिपेयर रहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए, क्वेश्चन आ गया है आपके सामने वही, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को कहाँ रखते हैं। तो मेरे भाई, अशुद्ध धातु को माफ़ कीजिएगा, एनोड पे रखते हैं। कहाँ रखते हैं भाई, एनोड पे रखते हैं। तो अशुद्ध धातु को कहाँ रखते हैं मेरे भाई, एनोड पे रखते हैं, एनोड। ठीक है, तो विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को हमेशा एनोड पे रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लंबे समय तक आर्द्र वायु में रखने, जैसे लंबे समय तक आर्द्र वायु में रखने पर लोहे पर भूरे रंग का पत्रकीय परत चढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं। या मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जब लोहे को हम क्या करते हैं, लंबे समय तक रख देते हैं तो उस पर क्या होता है, एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मुर्चा लग जाना। तो ये किस कारण से होता है, या जंग लग जाना जिसको हम बोलते हैं, तो इसे क्या कहते हैं। तो भाई, इसको हम जनरली मूर्छे को हम क्या कहते हैं, जंग लग जाना। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पर साथ ही जो लोहे पर जंग लगता है वो किसके कारण लगता है भाई, ऑक्सीजन के जुड़ने के कारण, तो वो ऑक्सीकरण भी कहलाता है। तो अभिक्रिया, ये जो ऑप्शन सही हो जाएंगे, उपयुक्त दोनों सही हो जाएंगे। क्या सही हो जाएंगे, उपयुक्त दोनों। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि संक्षारण का उपाय मतलब जो लोहे पर जंग लग रहा था तो उसको कैसे बचाया जा सकता है, आपको ये बताना है। तो क्या लोहे पर अगर हम पेंट लगा देंगे तो वो बच जाएगा, या फिर संक्षारण को बचाने के लिए उस पर तेल लगा दिया जाए या ग्रीस लगा दिया जाए। तो मेरे दोस्त, आपने पढ़ा है कि तेल लगाकर, पेंट लगाकर और ग्रीस लगाकर, ये सभी से हम क्या कर सकते हैं, संक्षारण को रोक सकते हैं, संक्षारण होने से रोक सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए, लोहे एवं जंग को इस्पात से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, इस विधि को क्या कहते हैं? तो भाई लोहे या फिर आपने देखा होगा लोहे या फिर इस्पात पर उसको सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते हैं, जस्ते या जिंक की पतली परत चढ़ा देते हैं। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं भाई? तो इस विधि को हम कहते हैं एस द लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? यस द लेपन। इस विधि को हम क्या कहते हैं? यस द लेपन। ठीक है मेरे दोस्त, यस द लेपन कहलाता है। यानी किसी भी लोहे या इस्पात पर जिंक की पतली परत को चढ़ाने को हम कहते हैं यस द लेपन। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अब इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरा कि जो स्टेनलेस स्टील है वह कैसे प्राप्त होता है? तो भाई स्टेनलेस स्टील को बताना है कहाँ से प्राप्त होता है। क्या वो स्टेनलेस स्टील जब हम निकिल और क्रोमियम को मिला देंगे, निकिल प्लस क्रोमियम के मिक्सचर से स्टेनलेस स्टील प्राप्त होगा, या फिर निकिल और आयरन से, या बताना है कि कॉपर और कोबाल्ट के मिक्सचर से, ये आपको बताना है, या फिर एल्युमिनियम प्लस आयरन के मिक्सचर से। तो आपको बताना है कि स्टेनलेस स्टील किससे तैयार होता है। तो मेरे भाई जो स्टेनलेस स्टील होता है वो कापर और क्रोमियम का मिक्सचर होता है। किसका? कापर और क्रोमियम का मिक्सचर होता है। यानी स्टेनलेस स्टील में निकिल और कापर के मिक्सचर होते हैं। निकिल और कापर के मिक्सचर को हम स्टेनलेस स्टील कहते हैं। ऐसा स्टेनलेस स्टील में क्या होता है भाई? निकिल और क्रोमियम का मिक्सचर। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि कोई एक धातु पर्दा है तो इसके मिश्रण को क्या कहेंगे? आपको बताना है कि यदि कोई एक धातु पर्दा है तो इसके मिश्रित को हम क्या कहेंगे, इसके मिश्रण को क्या कहेंगे? तो भाई जैसे मान लो कि तुमने जैसे लिया जिंक लिया, ठीक है, अब इसमें तुमने क्या मिला दिया? पारा मिला दिया। तो पारा जो है वह क्या है? पारा भाई एक पर्दा है। पर्दा का मतलब है कि वो दिखता है ना पानी की कलर का, और एक ठोस है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जिंक जो है ठोस है, तो इसको बोलते हैं भाई जिंक अमलगम। क्या बोलते हैं? जिंक अमलगम। मतलब अगर कोई एक धातु पर्दा है तो उसके मिश्रण को हम हमेशा क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अमलगम। अगर मान लो कहीं पर भी पीबी दिख गया तुमको तो समझ लो उसके साथ कोई भी मेटल है तो समझ लेना कि वो अमलगम है। जैसे जिंक अमलगम, ठीक है, और उसके साथ कॉपर आ गया तो कॉपर अमलगम। ठीक है, Hg रहेगा मेरे भाई, पारा Hg, गलती से हो गया Hg, ऐसे रहेगा Hg, माय मिस्टेक। तो पारे के साथ Hg, ठीक है, Hg पारे के साथ कोई भी मेटल का अगर मिक्सचर आएगा तो मेरे दोस्त आप ये जान लीजिएगा कि वहाँ पर क्या है? अमलगम है। ठीक है, वहाँ पर क्या है? अमलगम है। ठीक है, यानी एक धातु पर्दा है तो उसके मिश्रण को हम क्या कहेंगे? हमेशा अमलगम कहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अमलगम है? तो मेरे दोस्त आपको इसमें बताना ही है कि कौन सा अमलगम है। आपको यही बताना है कि कौन सा अमलगम है। तो मैंने अभी बताया कि जिंक और Hg जो पारा है इसके मिश्रण को हम क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। मैंने अभी बताया कि पारा तुम आपको कहीं पर भी दिख गया तो ये समझिए कि उसके साथ जो भी मेटल होगा वो अमलगम होगा, क्योंकि पारा दृश्य है। ठीक है, तो यानी पारा जो है वो पर्दा है, वो उसमें से दिखता है। तो पारा जो है वो पर्दा है तो ये क्या हो जाएगा? जिंक अमलगम। ठीक है, जिंक के जैसे ही आपको दिख जाएगा पारा तो आप समझिए उसके साथ कोई मेटल है तो वो क्या है? पर्दा है, यानी अमलगम है। तो जिंक अमलगम, इसका नाम ही है जिंक अमलगम। ठीक है, बहुत फेमस है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोहे की प्राइग पेन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी उपयुक्त विधि है?
आपको बताना है कि अगर लोहे की छोटी सी पतली सी पेन है तो उसको जंग से बचाने के लिए हम निम्न में से किसका उपयोग, यानी लोहे को जंग से बचाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे। तो मेरे भाई लोहे को अगर जंग से बचाना है तो हम क्या करते हैं, पेंट लगाते हैं, बिल्कुल सही बात। जिंक की परत चढ़ाते हैं, बिल्कुल सही बात। ग्रीस लगाते हैं, बिल्कुल सही बात। उपयुक्त सभी, तो बिल्कुल सही बात। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हमसे ये बोला जा रहा है कि अगर कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जो है वह जल में विलेय है, यह तत्व हो सकता है। तो मेरे भाई कह रहा है कि कोई मेटल है, ठीक है, कोई मेटल है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, यह एक उच्च गलनांक वाला यौगिक बना रहा है। उच्च गलनांक मतलब गलनांक वाला यौगिक क्या होगा, आयनिक यौगिक होगा। तो एक MO बन रहा है, ठीक है, MO बन रहा है। यह यौगिक जो है जल में विलेय भी है। जैसे ही मैं इसको वाटर में डालता हूँ, ये वाटर में क्या हो जाता है, विलेय हो जाता है। तो आपको बताना है कि यह यौगिक, यह मेटल कौन सा होगा इन चारों में। तो मेरे भाई जो यह मेटल होगा ये कैल्शियम हो सकता है। देखिए कैल्शियम होगा, मतलब कैल्शियम ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, कैल्शियम ऑक्साइड बना लिया। क्या बना लिया, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि एक आयनिक यौगिक है, ठीक है, जो कि आयन के फॉर्म में बना, ये आयनिक यौगिक है। तो इस आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, हाई होते हैं। और ये कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वह जल में क्या होता है, विलय होता है। जैसे ही जल में विलय करते हैं तो ये घुल जाता है और उसमें से कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी ऊष्मा छिपी रिएक्शन होता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। युगल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का मतलब है कि कौन सा ऐसा धातु है जिसके विलयन से वो एक दूसरे को विस्थापित कर देंगे। ठीक है, आपको ये बताना है। तो मेरे भाई इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा है, वो है हमारा कि जो सिल्वर है, सिल्वर, ठीक है, ये सिल्वर जो है FeSO4 के विलयन को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो इसी को बोलते हैं युगल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, यानी कौन ऐसा धातु है जो दूसरे धातु के विलयन से क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बताना है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाय जो है टीन की लेप लगाई जाती है। क्यों, क्योंकि भाई जो टीन है ना, जो टीन है वह जिंक से कम क्रियाशील होता है। मतलब ये जो टीन है ये कम क्रियाशील होता है और जिंक जो है क्या होता है, ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो इस क्रियाशीलता के कारण हम हमेशा किसका उपयोग करते हैं, टीन का उपयोग करते हैं। जिंक के डब्बे की वजह खाद्य पदार्थ में हम जिंक के डब्बे में न रख के हम किस में रखते हैं, टीन में रखते हैं। इसका कारण है कि जिंक जो होता है वह क्या होता है, जो टीन होता है वह क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। यानी टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है। टीन की अपेक्षा जिंक जो होता है अधिक क्रियाशील होता है। मैंने बताया ना, जिंक जो होता है वह क्या होता है, ज़्यादा क्रियाशील होता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।